हेलो डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। मैं सेफ़ हूँ और लॉकडाउन फॉलो कर रहा हूँ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में और लॉकडाउन फॉलो कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हमने लॉकडाउन से पहले ऑप्टिक्स शुरू किया था। ऑप्टिक्स में दो ब्रांचेस थीं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, जिसमें से हमने रे ऑप्टिक्स शुरू किया था। रे ऑप्टिक्स के अंदर रिफ्लेक्शन जो पहला हिस्सा है वो हमने कवर कर लिया था। रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन के दौरान कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट होती हैं और कौन सी चीज़ें बदल जाती हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज देखे हमने। फिर हमने देखा द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। उसके बाद जो है हमने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी और देखा इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसे होता है। प्लेन मिरर में कुछ ख़ास केसेस थे। हमने देखा कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। उसमें हमने फिर ये देखा कि मिरर में डेविएशन नाम की एक चीज़ होती है। डेविएशन क्या होता है, 180 - 2i, वो फार्मूला वगैरह बताया था डेविएशन का। उसके बाद हमने देखा कि मिरर को रोटेट करने से क्या होता है, इंसिडेंट रे कितने एंगल से रोटेट हो जाती है। फिर हमने देखा कि मिरर की मिनिमम हाइट कितनी चाहिए इंसान को अपना फुल इमेज देखने के लिए। फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स वगैरह देखा। फिर हमने दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स देखा, उनके मल्टीपल इमेज फॉर्मेशंस देखे, उनका फार्मूला देखा। फिर स्फेरिकल मिरर्स में आ गया, उसमें हमने कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर देखा। ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके इमेज फॉर्मेशन, मिरर फार्मूला देखा, 1/v + 1/u = 1/f। और मिरर के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमने देखा, जहाँ पे हमने देखा कि m = -v/u। मिरर के मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे देखी। तो मैं अब रिफ्लेक्शन के ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं अब चाह रहा था कि वैसे तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिया है, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ लिया था और हमने जो है लेंसेज वगैरह भी पढ़ लिया था। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को एक थोड़ा शॉर्ट रिवीजन दे दूँ रिफ्रैक्शन से। स्टार्टिंग फ्रॉम रिफ्रैक्शन एक शॉर्ट रिवीजन हम लेंगे। तो ये आपके स्क्रीन पे अभी आपको दिख रहा होगा, एक यहाँ पे हम देख रहे हैं। स्क्रीन पर हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है, हमको पता है कि जब भी लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर जाती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है। अब ये लाइट इस तरह से बेंड क्यों होती है, लाइट इस तरह से बेंड क्यों होती है, क्योंकि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ये जो मैंने यहाँ पे जो फ़ोटो लिया हुआ है, ये जो फ़ोटोज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली मैंने एररलेस से उठाया है। तो आप लोग अगर ये आपको दिख रहा है आपके वीडियो में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिख रहा होगा बाई चांस, ये सब चीज़ें लिखी हुई नहीं दिख रही होंगी, तो आप जो है एररलेस खोल के वहाँ फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा वापस याद दिला दूँ कि हाँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। क्यों? क्योंकि स्पीड अलग अलग होती है, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसीलिए रिफ्रैक्शन होता है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। अब जो है मीडियम को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक को हम बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम और एक को हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या है, जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है उसको हम ऑप्टिकली
रेयर मीडियम बोलते हैं, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोलते हैं। ठीक है, वो बात यहाँ लिखी हुई है इस पॉइंट में। उसके बाद जो है, हाँ, ऐसा देखा गया कि जब भी लाइट ट्रैवल करती है किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम की ओर, तो वो किधर बेंड करती है? इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। और जब लाइट मूव करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर, तो लाइट किधर बेंड करती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये बात हमने देखा है। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ बेंड करती है, ये सारी चीज़ें हैं, ये टर्मिनोलॉजीज़ हमने देखी हैं। तो अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब भी लाइट आती है, मान लो ये इस तरह से आई, यहाँ पे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारी कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे। इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पे डेविएशन की बात की थी, इंसिडेंट रे को आगे एक्सटेंड किया है, तो इंसिडेंट रे इतने से डेविएट हो गई, तो इसी को हमने क्या बोला था? एंगल ऑफ डेविएशन बोला था। ये एंगल आई है, तो ये कंप्लीट एंगल भी आई होगा। तो डेल्टा हम कैसे निकाल पाएंगे? डेल्टा हमारा क्या होगा? डेल्टा हमारा हो जाएगा, ये आई है तो ये पूरा आई है, उस आई में से आर माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डेल्टा मिल जाएगा, यानी डेविएशन मिल जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर। ये कब की बात है? जब लाइट जा रही हो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रही हो, तब की बात है। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, इस डायग्राम में देखो, लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब जा रही है तो डेविएशन क्या है? आई माइनस आर है। लेकिन यही लाइट अगर नीचे वाला डायग्राम हम देखें, अगर लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी, तो उस केस में डेल्टा क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा आर माइनस आई, क्योंकि ये एंगल आई है तो ये एंगल आई है, और ये पूरा कंप्लीट एंगल आर है, तो आर में से आई माइनस कर देंगे तो हमको ये वाला एंगल डेल्टा, ये डेल्टा है हमारा, वो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो घुमा फिरा के हम इन जनरल बोल सकते हैं कि जो डेविएशन है वो आई माइनस आर का मैग्नीट्यूड, मतलब आर माइनस आई बोलो या आई माइनस आर बोलो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना। यानी मैं 2-4 बोलूँ या 4-2 बोलूँ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो डेविएशन का मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट आई माइनस आर का मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम डेविएशन का फॉर्मूला को जनरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था डेविएशन के बारे में। अब बात कुछ ऐसी है कि हम आ जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की ओर। किन की ओर? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने देखा था कि रिफ्रैक्शन में 2 लॉज हैं। पहला लॉ तो कहता है कि भाई जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, और इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों नॉर्मल के ऑपोजिट साइड्स में लाई करते हैं। ये पहला लॉ है। और जो दूसरा लॉ है हम सब जानते हैं, उसको हम बोलते हैं, दूसरे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। यहाँ हम देख सकते हैं ये स्नेल्स लॉ है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट को बोला गया म्यू। म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो या तो इस स्नेल्स लॉ को हम इस तरह से डिफाइन करें, या स्नेल्स लॉ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, स्नेल्स लॉ को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए हम बोल सकते हैं स्नेल्स लॉ में कि किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए म्यू इंटू साइन थीटा की वैल्यू जो है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। यानी मैंने बताया था म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 साइन थीटा 2। ये सब पढ़ाया हुआ है इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। मतलब हमने थीटा 1 थीटा 2 भी डिफ़ाइन किया था। जैसे मैंने बताया था कि मान लो लाइट उधर से आके इधर जा रही है, तो ये वाला एंगल थीटा 1 होगा और ये एंगल थीटा 2 होगा। ठीक है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का म्यू 1, इस मीडियम का म्यू 2, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके एंगल का साइन इज इक्वल टू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके एंगल का साइन।
यानी यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये वाला μ1 sin θ 1 इज इक्वल टू μ2 sin θ 2, है ना। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जो θ1 है ये एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो θ2 है ये एक्चुअली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये μ1 को μ1 लिख रहा हूँ, और θ1 एक्चुअली क्या है, θ1 यहाँ पर से हम देख रहे हैं θ1 एक्चुअली एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, है ना। तो ये किसका, स्नेल्स लॉ जो हमने यहाँ पढ़ा है ना, इसी स्नेल्स लॉ का ये भी एक रूप है। यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसी को अगर मैं आगे यहाँ लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि μ2 अपॉन μ1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r, ठीक है। तो ये रहा हमारे स्नेल्स लॉ का एक्चुअल रूप कि भाई साइन i बाई साइन r इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। अब इसी में अगर मान लो कि मैं इसमें से जो है ये वाले मीडियम को μ1 को मैं बोल दूं एयर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसको अगर मैं म्यू बोल दूं तो इसको मैं मॉडिफाई करके क्या लिखूंगा, μ1 के जगह पर 1 लिख दो, μ2 के जगह पर म्यू लिखा, उसके जगह पर 1 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा साइन i बाई साइन r, या म्यू इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r। तो घुमा फिरा के हम यहीं पहुंच गए। तो बात समझ में आ गई। इसीलिए स्नेल्स लॉ का ये उतना जनरल रूप अच्छा नहीं है, उसका ज़्यादा जनरल रूप कौन सा है, ये स्नेल्स लॉ का ज़्यादा अच्छा और जनरल रूप है। तो ये तो हमने पढ़ लिया स्नेल्स लॉ के बारे में, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं डियर स्टूडेंट्स। आगे हम देखने वाले हैं अब हम देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और उसको किस तरह से डिफाइन किया गया है। तो देखो सिंपल शब्दों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड के बारे में बताता है, लाइट की स्पीड के बारे में। यानी जिस मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और जिस मीडियम में लाइट की स्पीड कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो थोड़ा मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, है ना, ऐसा लिखो या ऐसा लिखते हूँ μm, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज नथिंग बट speed of light in vacuum, speed of light in vacuum upon speed of light in that medium, speed of light in that medium। यानी सिम्बॉलिकली इसको ऐसा लिखा जाता है μm इज इक्वल टू c अपॉन v लिखो या vm लिखो, ये चीज़ है। तो ये तो कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जिस मीडियम में ज़्यादा होगी उसका म्यू कम होगा, और उस मीडियम को कौन सा मीडियम बोला जाएगा, रेयरर मीडियम बोला जाएगा, है ना। और जिस मीडियम में वेलोसिटी कम होगी लाइट की उसका म्यू ज़्यादा होगा, और उसको हम कौन सा मीडियम बोलेंगे, उसको हम डेंसर मीडियम बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, तो स्पीड के रेशियो को, लाइट के स्पीड के रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, है ना। तो यहीं से जो है फिर वो बात आती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो दो टाइप का होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है, यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, दोनों यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो इसीलिए जो है
वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी, साथ ही साथ वो एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, और वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी है, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस एंड स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, तो एक हम यहाँ देख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इसकी हम बात वैसे कर चुके हैं, मैं क्विकली एक बार आप सबको रिवाइज करवा दूं कि व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड व्हाट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, लेट्स सी। तो डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में लेते हैं, टू बी मोर प्रिसाइज वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे मैं एयर लिख देता हूँ, एयर या वैक्यूम। तो उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको ऐसा लिखो या सिंपली ऐसा लिखो, इधर कुछ नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे क्या है, एयर या वैक्यूम। तो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम, इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इट इज़ नथिंग बट 4/3। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट 4/, सॉरी ग्लास के लिए 3/2, ग्लास के लिए इट इज़ 3/2 यानी 1.5। तो जब मैं बोलता हूँ कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी कि एयर में जो उसकी स्पीड है वो 3 × 10⁸ है, और ये सब करा चुका हूँ मैं क्लास में। ये 2 × 10⁸ है और ये कैंसिल आउट होके ना ये और ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो अल्टीमेटली वो 3/2 बचता है, यानी 1.5 बचता है। ठीक है, यानी हाँ, तो यानी कि जब मैं बोलता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 है, इसका मतलब ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में है, एयर के रिस्पेक्ट में, जो कि कितना है 1.5 या 3/2। सिमिलरली और भी स्टैंडर्ड वैल्यूज जो हमको याद रखनी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है 1.33 यानी 4/3, ये हमने देखा था। सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, डायमंड का होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.4 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो और कुछ याद रहे ना रहे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं, ये सब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं जिनकी वैल्यूज़ हमको याद रखनी है। तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर हम बात करेंगे कि भाई व्हाट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो लेट्स सी व्हाट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to water, refractive index of the second medium with respect to the first medium, refractive index of water with respect to glass, है ना। तो जब मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। जब मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, इसका मतलब है वो रेशियो होगा μ2 अपॉन μ1 का, ये होगा म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। अब ये वैल्यूज़ जो हमको पता है, ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे कि इसका हमको पता है 1.5 है, ये हमको पता है कि 1.33 है, ये फ्रैक्शन में भी रख सकते हैं, फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको क्या मिल जाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा वो आ जाएगा। समझ आ रही बात। तो जैसा कि अल्टीमेटली मैंने बताया था कि किसी भी मीडियम के लिए जो उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये मैंने बताया था ना स्टूडेंट्स, कि याद रखना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर दैन फॉर एनी मीडियम
इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। पर जब हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो डियर स्टूडेंट्स वो 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, ये वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है, तो वाटर का क्या है 1.33 और ग्लास का क्या है 1.5। डियर स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि तुम इसको और इसको कंपेयर करो। ये रिफ्रैक्टिव ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है और ये वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऊपर वाला टर्म बड़ा है, नीचे वाला टर्म छोटा है, तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर वाला टर्म छोटा है, नीचे वाला टर्म बड़ा है, तो ये रेशियो 1 से लेस होगा। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 से छोटी आ जा रही है, यहाँ जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जा रही है। यानी जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू 1 से छोटी भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है। तो ये था एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब एक आखिरी बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हमको मालूम होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए एक मदर फार्मूला है और वो मदर फार्मूला भी मैंने बताया था, डियर स्टूडेंट्स। वो मदर फार्मूला मैं तुमको रिवाइज करवाता हूँ। तो लेट्स सी वो मदर फार्मूला क्या था। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, क्विकली हम मदर फार्मूला पे आते हैं। तो मदर फार्मूला हमारा कुछ इस तरह से था कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 विच इज़ इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, तो μ2 बाई μ1 के लिए हम यहाँ लिखेंगे v1 बाई v2। ये वेलोसिटी का रेशियो हो गया। वेलोसिटी किसी भी वेव की, यानी लाइट वेव के लिए भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, और ये फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा λ1 अपॉन λ2। तो ये हमारा क्या बन गया था, ये हमारा आ गया था मदर फार्मूला। ठीक है, तो ये हमको ध्यान में रखना है, प्रॉब्लम्स में ये हमको काम आता है बहुत। अब यहाँ पर से हमको 2-3 इंपॉर्टेंट बातें पता चली। एक तो पहले ही मैंने बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये पता चला। और हमको पता चला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एज वेल। तो भैया डेंसर मीडियम में म्यू ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगी, डेंसर मीडियम में म्यू ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ भी कम होगा। तो जैसे मैंने ये वाला एग्जाम्पल भी तुमको दिया था, ये ग्लास स्लैब वाला एग्जाम्पल दिया था, जहाँ मैंने बताया था कि ये वेव इस तरह से आ रही है, बाहर वेवलेंथ ज़्यादा है, लेकिन अंदर आने के बाद वेवलेंथ क्या हो जाता है, फिर बाहर जाके, हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था, बाहर जाके बड़ी हो जाती है। तो अंदर वेवलेंथ छोटा हो गया और बाहर वेवलेंथ बड़ा है ना। तो भाई अंदर म्यू ज़्यादा है तो वेवलेंथ अंदर कम हो गया, और बाहर म्यू कम था तो बाहर वेवलेंथ ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से वेवलेंथ बदल जाता है, पर बाहर जो फ्रीक्वेंसी थी, भाई बाहर अगर फ्रीक्वेंसी एफ है तो अंदर भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, एफ रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है रिफ्रैक्शन के दौरान, सिर्फ और सिर्फ इसमें बदलाव आता है वेवलेंथ में बदलाव आता है, जिसके वजह से वेलोसिटी में बदलाव आता है। तो बाहर वेलोसिटी ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो वेलोसिटी ज़्यादा, और अंदर वेवलेंथ कम तो वेलोसिटी कम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई वेवलेंथ और वेलोसिटी का सेम ही, ये ज़्यादा, जहाँ ये कम तो वहाँ ये कम, और जहाँ ये ज़्यादा तो वहाँ ये ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक बात थी इम्पॉर्टेंट। और एक आखिरी बात वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि याद रखना कि हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी जब हम बात करते हैं म्यू की, तो म्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाएगा,
इसीलिए मैंने बताया था कि जो हॉट एयर होता है वो क्या होता है, रेयरर होता है, और जो कोल्ड एयर होता है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वो डेंसर होता है। क्यों भाई, इस रिलेशनशिप की वजह से। तो इस बात को ध्यान में रखना कि टेम्परेचर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी हमको ध्यान में रखना होगा, है ना। और वेवलेंथ तो हमने देखा, वेवलेंथ कम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, वेवलेंथ ज़्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो ये वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशनशिप, ये वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशनशिप, ये टेम्परेचर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप। तो ये थी कुछ बेसिक बातें रिफ्रैक्शन के बारे में। मैं अगला लेक्चर जो बनाऊंगा वो होगा हमारा लेंसेस के बारे में। उसमें हम देखेंगे रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व्ड सरफेस और फिर लेंसेज और उसके केसेस, ठीक है। तो वो उसके ऊपर अगला लेक्चर बनाऊंगा। फिर जो तीसरा लेक्चर होगा डियर स्टूडेंट्स, वो होगा फिर हमारा फाइनली जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ, है ना। तो जो तीसरा लेक्चर होगा, दूसरा लेक्चर होगा लेंसेज के ऊपर में, सिंगल कर्व्ड सरफेस और कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज। और तीसरा लेक्चर जो होगा वो होगा रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, और वो चीज़ें जो हम एग्जैक्टली छुट्टी से पहले पहले जो पढ़ रहे थे, उन चीज़ों पे हम आ जाएंगे अपने थर्ड लेक्चर पे। तो उम्मीद है ये पहला लेक्चर सबको समझ आया होगा। ये लेक्चर और एफिशिएंट हो जाएगा अगर तुम ये वीडियो देखते रहो और साथ में अपना नोट्स खोल के रखो, क्लास नोट्स जो मैंने पढ़ाया है। तो क्लास नोट्स देखते रहो और मेरा एक्सप्लेनेशन सुनते रहो, देखते रहो, तो रिलेट करते रहो, तो तुमको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऑप्टिक्स स्टार्टिंग से रिवाइज़ कर लो, रिफ्लेक्शन भी रीड कर लो मेरे नोट्स में से, रिफ्रैक्शन भी मेरे नोट्स में से रीड कर लो, ताकि आगे जो अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें भी तुमको आसानी हो जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना बस करते हैं।